वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू लॉ के मेंटेनेंस टॉपिक में, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। स्टार्ट करते हैं। अ हस्बैंड इज लायबल टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ आफ्टर दे गेट डाइवोर्स। हस्बैंड डाइवोर्स ले लिया अपनी वाइफ से, तो हस्बैंड लायबल हो जाता है किस चीज के? मेंटेनेंस के लिए, अपनी वाइफ को पे करने के लिए। कब तक? अंटिल शी गेट रीमैरिड। However, if a husband dead, it is the obligation of his father to pay the maintenance to his daughter-in-law. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फादर लाइबल हो जाता है किसने? डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस पे करने के लिए। सेक्शन 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act state the same, but the father-in-law shall only be liable to pay maintenance if father-in-law कब लाइबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए? ये कौन बताता हमें? सेक्शन 19 बताता है किसका? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। हिज डॉटर इन लॉ हैज नो सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर उसकी डॉटर लॉ पे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सेकंड कंडीशन, शी हैज नो प्रॉपर्टी टू सस्टेन हरसेल्फ ऑन हर ओन, कि उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को गुजारा कर सके, अपनी बेसिस नेसेसिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। जरूरतमंद चीजें, घर, मकान, कपड़ा, इन सब के भी उस पर पैसे नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसे वो बेच के, कि जिस चीज से वो अपनी लाइफ को क्या कर सके? सर्वाइवल कर सके। तो कौन लायबल होगा? फादर इन लॉ। इफ शी हैज सम प्रॉपर्टी, इट इज इनसफिशिएंट टू मीट हर बेसिक एक्सपेंसेस इन द केस शी हैज नो प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है या प्रॉपर्टी है बट उससे उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इस केस में भी कौन? फादर इन लॉ लायबल होंगे किसको? पे करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट। सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 19 शैल आल्सो स्टेट। अब देखिए, सेक्शन 19 ने हमें क्या बताया कि किस किस सिचुएशन में फादर इन लॉ लायबल है डॉटर इन लॉ को क्या पे करने के लिए मेंटेनेंस। कौन कौन सी कंडीशन थी? फर्स्ट, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और कोई उन पे प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी अपनी लाइफ की नहीं चला सकती। सेकंड, जो भी प्रॉपर्टी का शेयर है वो कितना नहीं है, सफिशिएंट नहीं कर पा रहा उसकी बेसिक नेसेसिटी की लाइफ को क्या सर्वाइवल करने के लिए। थर्ड, उन पे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, किस पे? डॉटर इन लॉ पे। तो फादर इन लॉ लायबल होगा किस चीज के? मेंटेनेंस पे करने के लिए। मतलब ससुर लायबल होगा किस लिए? अपनी बहू को मेंटेनेंस पे करने के लिए। सिचुएशन में डिस्कस कर ली। अब सेक्शन 19 सब क्लॉज 2 क्या बताता है? कब कब लायबल नहीं होगा? देखिए, फर्स्ट, ही इज नॉट एबल टू डू सो फॉर एनी कॉर्पोरेंसी प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन। कोई भी उनके पोजीशन में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है या वो एबल नहीं है पे करने के लिए, तो वो अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन, अगर वो लेडी वो ऑब्लिगेशंस को एंड कर दे, कैसे? वो शादी कर दे, तो वो लायबल नहीं होंगे। मतलब ससुर है, उनका बेटा नहीं है, डेथ हो गई बेटे की, जो बहू है, बहू ने कहीं और शादी कर दी, तो ससुर लायबल नहीं होगा किस चीज के? मेंटेनेंस के लायबल नहीं होगा कि वो अपनी बहू को मेंटेनेंस पे करे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड पे ही मेंटेनेंस की लायबिलिटी अराइज होती है और वाइफ के लिए ही अराइज होती है। ऐसा नहीं है कि फादर इन लॉ पे लायबिलिटी अराइज होती है मेंटेनेंस की और डॉटर इन लॉ के लिए होती है। कई सारी सिचुएशंस है, कई सारे सर्कमस्टांसेस है, अलग अलग पर्सन्स पे लायबिलिटी अराइज होती है। देखते हैं किस किस पर्सन्स पे और कैसे कैसे हैं। सेक्शन 20 हमें क्या कहता है? अ हिंदू मेल और फीमेल इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन वेदर दे आर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। मतलब एक मेल हिंदू और एक फीमेल हिंदू क्या होते हैं? लायबल होते हैं। किस चीज के लायबल होते हैं? मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। किसे? अपने चिल्ड्रन को, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। ये ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि सिर्फ क्या हिंदू मेल ही अपने बच्चों को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा। अगर हिंदू मेल इनकैपेबल है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए और जो वाइफ है वो कैपेबल है, जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं कमा पा रहा है, इतनी अर्निंग कैपेसिटी उसकी नहीं है, बट वाइफ है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है या वो अच्छे पे स्केल पे है, तो वो लायबल होगी किस चीज के? मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए चिल्ड्रन को। ठीक है। चिल्ड्रन शैल क्लेम फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज लॉन्ग एज दे आर माइनर्स। मींस जब तक चिल्ड्रन माइनर है तब तक वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस किससे? अपने फादर मदर से। ठीक है, अपने पेरेंट्स से। एंड अनमैरिड डॉटर शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन आफ्टर अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी टिल द डे शी गेट मैरिड। मींस जैसे लड़का है तो लड़का मेजर हो जाता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता मेंटेनेंस किससे? अपने फादर मदर से या पेरेंट्स से। बट डॉटर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है एज ऑफ मेजॉरिटी में भी। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक लायबल होते हैं पेरेंट्स किसे? डॉटर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। द सेक्शन फर्दर प्रिस्क्राइब द पेरेंट्स हु आर ओल्ड और हैव फिजिकली और मेंटली वीकनेस नीड टू मेंटेन इफ दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। मतलब चिल्ड्रन भी लायबल होते हैं। मतलब जैसे मैं भी लायबल हूं अपने पेरेंट्स को
मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। कब सिचुएशन है, जब वो वीक हों या उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना हो कि जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सकें, या उनकी मेंटल कैपेसिटी या उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हों, तो वहां मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की लाइबिलिटी किस पे, बच्चों पे भी आ जाती है, अपने फादर मदर की, ओल्ड एज फादर मदर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, सेक्शन 21 of the Act defines dependent, and Section 22 state that such person shall be entitled to maintenance. Means Section 21 हमें बताएगा डिपेंडेंट्स के बारे में, और सेक्शन हमें 22 बताएगा वो डिपेंडेंट्स कैसे कैसे क्या है, shall be entitled है मेंटेनेंस के लिए, और कौन उन्हें पे करेगा। हुआ डिपेंडेंट्स, वर्ड से समझ आ रहा है किसी पर्सन पे डिपेंड है, जैसे एक बेबी डिपेंड होता है अपने फादर मदर पे। हमारे जो ओल्ड एज फादर मदर होते हैं, मतलब जो बुढ़े माँ बाप होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपने सन्स पे डिपेंड होते हैं, अपने डॉटर्स पे डिपेंड होते हैं। तो उसी बारे में हमें डिपेंडेंट का सेक्शन 21 पढ़ना, कौन कौन डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट इज समवन हु रिलाइज ऑन पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सम अदर रिलेटिव फॉर सस्टेनिंग देमसेल्फ। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए वो किसी और पर्सन पे डिपेंड होते हैं। बेसिक नेसेसिटी, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक दैट। सेक्शन 21 of the act says that in the context of this act, dependents refers the following relatives of the deceased: father, mother, widow, minor illegitimate, the minor illegitimate, the son's widow, the son's unmarried। ये सारे पर्सन्स क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। सर फादर कैसे डिपेंड होते हैं, सर मदर कैसे डिपेंड होती है, सर सन तो हमने समझ लिया कि एक बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है, बट माँ बाप बच्चे पे कैसे डिपेंड होते हैं। देखिए मेंटेनेंस के लाइबल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ को ही मेंटेनेंस दे रहे हैं, या अपनी किसी भी बेबी को मेंटेनेंस दे रहे हैं, अपने चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस दे रहे हैं, नहीं। चिल्ड्रन की, बच्चों की भी लाइबिलिटी होती है कि वो अपने मदर फादर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें। कब, सिचुएशन कि जब उनकी सिचुएशन ना हो, इतने कैपेबल ना हो कि वो अर्न कर पाए, या उनके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, या वो कैपेबल ना हो कि अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर पा रहे हैं। तो उन सारी सिचुएशन में क्या, फादर मदर भी क्या मेंटेनेंस के लाइबल होते हैं, किससे, अपनी डॉटर से, अपने सन से, अपने बच्चों से। ठीक है, यह सारे ये हमने पॉइंट सही दे रखे कौन पर्सन कैसे कैसे डिपेंडेंट है एग्जांपल के थ्रू। आगे हम ये सेक्शन 21 डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। कम टू द सेक्शन 22, सेक्शन 22। देखिए सेक्शन 22 काफी डिफिकल्ट हो जाता है, कई लोगों को समझ नहीं आता, तो इसलिए हम सारे पॉइंट्स सिर्फ बोल्ड लेटर्स एंड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट, डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड मेंटेन बाय हियर्स। मींस मैं हूं, मेरे फादर है, मदर एंड सिस्टर। अगर मेरे फादर को मिसहैपनिंग की वजह से कुछ हो जाता है तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, किस चीज को, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने को, किसको, सिस्टर को एंड मेरी मदर को। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में यही है कि जो डिसीज्ड पर्सन के डिपेंडेंट्स थे, जो पर्सन उनका सन है, जैसे मैं हूं, तो मेरी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी कि उन्हें मैं मेंटेनेंस प्रोवाइड करूं। सेकेंड, the dependents have not left any share by the way of will, succession, whoever takes over the property। मीन्स कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो मेंटेनेंस है, जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, उन्हें मेंटेनेंस कौन प्रोवाइड करेगा, वो पर्सन प्रोवाइड करेगा जो उसकी प्रॉपर्टी का शेयर लेगा। जैसे एक्स पर्सन है, वो मर गया, तो जो भी उस एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी को लेगा तो उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी कि उसके डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। थर्ड पॉइंट, इफ मल्टीपल पर्सन हैज टेकन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, मींस जो भी मल्टीपल पर्सन है, एक एक्स पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी का शेयर 3 जने ले लें और उसका एक डिपेंडेंट है, तो तीनों की लाइबिलिटी होगी कि उस पर्सन को मेंटेनेंस पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने तीनों पर्सन ने क्या करा, डिसीज्ड पर्सन जो पर्सन मरा उसकी प्रॉपर्टी का शेयर लिया है। अब अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगा, मैंने कहा जो पर्सन मरा है उसका 3 ने शेयर लिया है, तो जिस शेयर में लिया होगा, जिस रेशियो में, कि 3 लाख की प्रॉपर्टी है तो एक ने 2 ले लिया हो और बाकी ने 50-50 लिया हो, तो वो उन्हीं शेयर के हिसाब से लाइबल होंगे उस डिपेंडेंट के, उसके डिपेंडेंट को क्या, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। आपको डिपेंडेंट वर्ड क्लियर है ना, डिपेंडेंट कौन होता है कि जो किसी पर्सन पे डिपेंड हो। ठीक है, डिपेंडेंट हैज ऑब्टेन सम पार्ट ऑफ अ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, दे विल नॉट लायबल टू मेंटेन अदर डिपेंडेंट्स। मींस एक डिपेंडेंट ने प्रॉपर्टी में से शेयर ले लिया, तो मतलब यहां लायबल नहीं होगा, डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी से शेयर ले लिया डिपेंडेंट ने, तो यहां डिपेंडेंट लायबल नहीं होगा कि वो मेंटेन करे किसे, अदर डिपेंडेंट को। अदर्स who have taken over the property will still have to maintain other dependents, but the dependent holding a share shall be excluded and maintenance will be now paid from the remaining property। means एक एक्स पर्सन है, उसका एक डिपेंडेंट है, उसने शेयर ले लिया और उसी एक्स पर्सन की प्रॉपर्टी का शेयर किसी अनदर पर्सन ने लिया है, तो अदर्स लाइबल होंगे किस चीज के, मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए उसके डिपेंडेंट्स को, और जो डिपेंडेंट ने शेयर लिया था उसे हम यहाँ एक्सक्लूड कर लेंगे।
होपफुली आपको सेक्शन 21 सेक्शन 2 क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।